एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, कल हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट किए थे उसका सेकंड पार्ट हम लोग आज पढ़ते हैं। ओके एवरीवन, चलिए आइए। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, जैसे कि आप देख रहे हैं 700 और 1500 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। यानी 700 और 1750 के बीच का जो अध्ययन का वर्ग था, यानी इतिहासकारों के लिए वो बहुत भारी चुनौती थी। मतलब पहले क्या हो चुका है और पहले क्या नहीं हुआ है और अब क्या हो रहा है, बहुत अंतर है। जैसे अभी टेक्नोलॉजी बहुत पूरी तरह से चली हुई है, ठीक है, और पहले के जमाने में वो नहीं थी। लेकिन जो पहले के लोग हैं अभी उस चीज को एक्सेप्ट करने में उन लोग को बहुत सारे उन लोग को चुनौती का सामना करना पड़ता है। उन लोग को नहीं समझ में आती है न्यू टेक्नोलॉजी। तो उसी अनुसार ये पहले के इतिहासकारों के लिए है कि उसके लिए बहुत सारी चुनौती थी कि कैसे और क्या करना चाहिए। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ। मुख्य रूप से इसलिए कि पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। यानी परिवर्तन इतने सारे हो गए हैं कि किसी को समझ ही नहीं आई। और जैसे कि हम लोग हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई बुक पढ़ रहे हैं या फिर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, और वो चीज बाद में फिर बुक आती है तो उसमें कुछ न्यू टॉपिक्स, कुछ न्यू उसमें दिया हुआ रहता है। तो उस चीज को पढ़ते हैं तो पहले जैसे नहीं मिलती है, तो कुछ परिवर्तन होती है ना। तो वो जो परिवर्तन होती है तो वो समझना मुश्किल होता है। वैसे इतिहासकारों के लिए भी था। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं। नई नई प्रौद्योगिकी यानी अभी जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए, जैसे सिंचाई में रहत, कताई में चरखे और युद्ध में अज्ञात शस्त्र यानी बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। ये पहले नहीं था, ये धीरे धीरे कोई भी चीज धीरे धीरे डेवलप करती है। तो उसी तरह से जैसे पहले मोबाइल नहीं थी तो लोग मोबाइल के बिना रहते थे, लेकिन फिर बाद में मोबाइल आई तो उसके साथ आदमी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जैसे आया आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार लेकर आए थे, ठीक है। ये ऐसे ही न्यू चीज नहीं आ जाती है। वो नए विचार इसीलिए होते हैं क्योंकि ये नए जनरेशन से आते हैं और नए जनरेशन से वो न्यू उभरते हैं, जो उनको पता रहती है और वो नया नया चीज लाते हैं। लेकिन ये पुराने लोगों के लिए, मतलब जो पहले से हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। ओके एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा। ओके, 700 से 1750 ईस्वी। इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्रा करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। यानी अपने जीवन को सुधारने के लिए इसमें बहुत सारे धन संपदे और बहुत सारा कुछ थी जिससे वो अपना जीवन को सही कर सकते थे। इस काल में जिन समुदाय का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, ठीक है। इन समुदाय में जो सबसे बढ़ा, मतलब ज्यादा आगे निकला, वो था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आई कि पहले आप देख रहे, पहले ये आया राजपूत। तो पहले राजपूत उसको कहा जाता था जो राजा के पुत्र होते थे, ठीक है। बाद में धीरे धीरे वो योद्धाओं रहते थे, यानी जो युद्ध करते थे, उन पे लगाया जाने लगा राजपूत शब्द, ठीक है। और सेनापति उसमें भी लगाया जाने लगा कि ये भी राजपूत होते हैं आते, और उपमहाद्वीप के अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वाभिभक्ति का गुणगान करते थे, ठीक है। और ये जो कवि थे वो राजपूत के जितने भी उसके गुण थे और आचार संहिता, यानी जितने वो कानूनी दावपेच करते थे या कानूनी चीज लिखते थे, वो प्रबल पराक्रम
और स्वाभिभक्ति का गुणगान करते थे। हमेशा वो लोग राजपूत के गुणगान करते थे, पराक्रम का, बल, शक्ति, इस सब चीज का। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसर पर लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और काश्यप यानी मुख्यतः लिपिक और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्र में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। जब जंगल कटने लगी और ये जो वनवासी थे वो वन और जंगल में ही अपना गुजर बसर करते थे, और जब वन कटने लगी तो उन वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे। ठीक है, वो जमीन की जुताई स्टार्ट कर दिए, क्योंकि रहने और खाने पीने के लिए कुछ तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी ना, इस वजह से। और कृषक बन गए। कृषक के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। ठीक है, बेगार यानी मालिक की जी हुजूरी करनी पड़ती थी। ओके, परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, यानी जो पालतू पशु वगैरह होते हैं उसको पालते थे। कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे चले जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाता, और एक ही जाति में दर्जा और किसी क्षेत्र में कई और। अपने सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाते, जो कि आजकल भी एवरीवन प्रचलित है। वो बूढ़े बुजुर्ग ही अब घर के कुछ भी नियम कानून जो भी होते हैं वही लेते हैं। तो जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। जो बूढ़े बुजुर्ग की जो सभा होती थी उसे जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव में रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांव पर मुखिया का शासन होता था। मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। अब हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्र और साम्राज्य। चोल अध्याय 2 में, तुगलक अध्याय 3 या मुगल अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंदर कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, जो कि 1266 और 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रसिद्ध में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया, जो पूर्व में बंगाल यानी गोंड से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। गोंड आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि विभिन्न क्षेत्रों में लोग उसकी सेना। देखिए यहाँ पे देखिए रोमन में कुछ लिखा हुआ है। 1 नंबर में स्विस्तान, उच्च मुल्तान। यहाँ पे इंडिया का मैप में बताया गया है कहाँ पे क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कि आगे पलायन कर जाते थे। पलायन यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे ना, उस जगह को छोड़ देते थे, तो पलायन कर जाते थे, मतलब वहां से चले जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे ये समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं। यह भाषा तथा क्षेत्र के लिए कुछ लिखा हुआ, इसको पढ़ते हैं। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दार समुद्री, तेलंगानी, गुजरी, महबारी, गोड़ी, अवधी और हिंदवी। ठीक है, अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं।
अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाई और एक सूची के नाम पे बनाए जो उनके उधर लिखित और आज बोली जाती है, जो नाम है उन्हें रेखांकित कीजिए। ये स्टूडेंट को दिया हुआ काम है, एनसीईआरटी में बताया गया कि ये करना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो। सन 700 तक कई क्षेत्र के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एवं विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। अभी जो चोल और खिलजी और तुगलक, जो मुगल जैसे राजवंश है, वो युद्ध करके एक दूसरे की जगह हड़प के वो लोग अपने साम्राज्य को बड़ा करते जाते थे। उन लोगों का काम ही था कि अपने साम्राज्य को कैसे हम लोग बड़ा करें, और एक ही चीज था उन लोग का, युद्ध के जरिए वो लोग अपने साम्राज्य को बढ़ाते थे, या फिर एक दूसरे के जगह पे एक दूसरे से मतलब एक दूसरे राष्ट्र से शादी करके वो अपने साम्राज्य को बढ़ाते थे। यानी उनका एक ही काम रहता था अपने साम्राज्य को बढ़ाना, जैसे भी हो अपने साम्राज्य को बढ़ाना, और वो खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। सही बात है, वो जो अपने साम्राज्य खड़ा करते थे वो स्थिर और सफल नहीं हो पाते थे, क्योंकि फिर युद्ध तो होगी ना, तो युद्ध में कोई एक हमेशा विजयी नहीं रह सकता है। इस वजह से ये समान और सफल नहीं हो पाते थे। अब आइए 18वीं सदी से मुगल पढ़ते हैं। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था उससे क्षेत्र की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चल रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपरा हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समय नव और सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। हम लोग पुराने और नए धर्म से अब पढ़ेंगे। इतिहास के दिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं। इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। ठीक है, इतिहास से 1000 वर्षों की पड़ताल कर रहे थे। ठीक है, इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई परिवर्तन आए। धार्मिक हमेशा परंपरा में परिवर्तन आती है। जैसे कि आप हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं, वो मातृसत्तात्मक थी। ठीक है, उसमें पूजा और ये सब नहीं होती थी, लेकिन आज के समय में पितृसत्तात्मक है। तो कुछ तो अंतर है ना, अंतर दिखती है आपको, पूजा पाठ, बलि वगैरह सब कुछ है, पहले नहीं थी। ठीक है, तो परंपराओं में परिवर्तन आए तथा दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक यानी भगवान का जो हम लोग पूजा करते हैं वो दैवीय तत्वों में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदाय का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी अवस्था में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उनमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं तथा मंदिरों का निर्माण, और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों में ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। वो सांस्कृतिक ग्रंथों यानी संस्कृत वगैरह वो लोग पढ़ते थे, तो उनको बहुत आदर के रूप में देखा जाता था ब्राह्मण को। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षणों का समर्थन होने के कारण समाज में इसका दबदबा और भी बढ़ गया था। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। ठीक है, इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस पर पुजारियों के विशुद्ध कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। ठीक है, यानी एक तरह से आप देखा जाए तो जो ब्राह्मण थे वो किसी भगवान को चुन के इष्ट देव समझ के उसको पूजा करवाते, ताकि आगे से पूजा करने के लिए
खुद से आए पूजा करवाने के लिए अपने इष्ट देव या इष्ट देवी देवताओं के रूप में। वो पुजारियां बहुत सारे ऐसे कर्मकांड करते थे, कर्मकांड यानी बहुत सारे कार्य ऐसे कुछ करते थे जो भक्त समय पहुंच जाए वो पूजा करने के लिए। जैसे किसी के लिए, किसी भगवान के लिए अफवाह उड़ा देते हैं कि ये भगवान, ये मंदिर में जाते हैं, ये भगवान है तो हम लोग की इच्छा पूरी होती है। तो वाकई है कि आप अगर सुनिएगा तो आप जाइएगा जरूर, कि इच्छा पूरी होती है तो जाना चाहिए, कौन से भगवान को पूजा करना चाहिए। बस वैसे ही कुछ कर्मकांड ये पुजारी कर देते थे, ठीक है, ये पुजारियां, और भक्त समय वहां पूजा करने के लिए चले जाते थे। और इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। और यही वो युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों की भी आगमन हुआ। इसमें ये जो उपमहाद्वीप में नए नए धर्म आते गए, मतलब जो पहले थे वो तो थे ही, और न्यू न्यू भी आने लगे, आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा था। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा, उदारता अपने में आस्था बनाए रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति को सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और मानवीय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे, ठीक है, मतलब संरक्षण मतलब बचाव करते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायियों भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों के विधि सम्मत नेता मानते थे। कुछ सुन्नी थे तो खलीफाओं में प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा राष्ट्रवादी विचारों को लेकर भिन्नताएं देखने को मिलती है। धर्म सिद्धांत में हमेशा ही विभिन्नता ही रही है, ठीक है, वो एक तरह से नहीं है, रहस्यवादी ही सब कुछ रही है, तो उसी में भिन्नता देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समय और इतिहास के लिए कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों के, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना अस्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाला कुछ बड़े बड़े हिस्से युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। क्योंकि जैसे इतिहास को जैसे हम लोग इतिहास पढ़े आगे, तो इतिहास को 3 कालखंड में हम लोग बांटे हैं ना, तो वैसे ही अगर हम लोग नहीं बांटेंगे, पूरा अतीत पढ़ेंगे तो बहुत लंबा नहीं समझ में आएगी, तो उसको कालखंड में बांट के उसको आधा आधा करके, हाफ ऑफ करके उसको पढ़ा जाता है, ताकि हम लोग पढ़ने में आसानी हो और याद करने में आसानी हो। यही यहाँ पे कहा गया है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण से इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंड के विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकार का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर, कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय का, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनस्पतियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और विकास और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाज में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध, इतनी प्रचलित और इतनी अच्छी हो गई
कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनी को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रिया पर ध्यान देते चले, और जब भी संभवतः हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष में पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें, यानी पिछले जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं वो हिस्ट्री से। जहां भी संभव हो ये देखें कि कहाँ बदलाव हुए और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नजर डालकर भी ये देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसे ही रहा है। और एवरीवन, कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे है, और आपकी ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाती है, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, आप कोशिश करें इसको कंप्लीट करने की। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा एवरीवन। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।